Hello everybody, good morning and welcome to another class of biology cheat code. आज हम करेंगे sexual reproduction in flowering plants. कैसे हो सब लोग? बता दो एक बार कैसे हो सब लोग? लाइव आ गए क्या हम? क्या हम लाइव हैं? ओके अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है एक बार मुझे बता दो, दिखाई दे रही हो और आवाज़ ठीक से आ रही है तो वी कैन गेट स्टार्टेड. आज का लेक्चर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू करेंगे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. बच्चे कह रहे मैम कहाँ रहेगी बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था तो हम स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे. बट ठीक है, बायो क्लास में तो आनंद सर का आप लोग जानते हो पनौती चल जाती है ना कभी कभी. पर अब हम शुरू कर सकते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. कैसे हो सब लोग? क्या हालचाल सबके? अरे वाह, नाइस. कैसे हो सब लोग? ओके, नाइस. कल आप लोगों ने 11th का रिवीजन किया साथ में? 11th का रिवीजन किया साथ में? कल ह्यूमन फिजियोलॉजी मिल जाएगी. ह्यूमन फिजियोलॉजी मिल जाएगी बेटा. अभी आज में इनफैक्ट आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मिल जाएगी. प्लांट फिजियोलॉजी तक सारी 11th रिवाइज कर ली? ओके, नाइस. गोपी वो ऑल्सो प्रेजेंट. वेरी नाइस. चलो, ओके, ठीक है. ठीक है, ओके, बढ़िया. चलो फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी से सारी इंपॉर्टेंट लाइंस रिवाइज करनी है. उल्टा रिवीजन करें हम, क्वेश्चंस के थ्रू पूरी एनसीईआरटी दोबारा से रिवाइज करेंगे, है ना? आज फटाफट से कर लेते हैं. बिल्कुल यार, हैप्पी अप्रैल फूल डे कर रहे हैं बच्चे. अप्रैल फूल तुम्हारा हो जाएगा अगर पढ़ोगे नहीं अच्छे से नीट एग्जाम में तो. वैसे फाइनेंशियल न्यू ईयर भी है तो हाँ, विशेस टू दैट सबको, है ना? उसके लिए बहुत सारे विशेस. आई एम डूइंग गुड. चलो अभी फटाफट से क्लास शुरू करते हैं. और पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बॉटनी का चैप्टर, बहुत सारी चीजें, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा. और गलती कराने वाले क्वेश्चन है इसमें. लेकिन अगर एक बार वो मेजर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं, है ना? तो देखो जरा पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है. द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फ्लावर में हो जाएगा तो एंड में आपको क्या मिलेगा? ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड. तो आपको फ्रूट भी मिलेगा, आपको सीड भी मिलेगा. आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ. आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ. ठीक है, आ जाओ आगे. देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है. फ्लोरी कल्चर डील्स विद. फ्लोरी नाम से आपको पता लग रहा है फ्लोरी. फ्लोरी किससे डील करता है? फ्लावर, है ना? फ्लावर. तो फ्लोरी कल्चर डील्स विद फ्लावर आ जाएगा ऑफकोर्स, है ना? फ्लावर आ जाएगा. ठीक है, आगे देखें. आगे देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड. एक डायग्राम दे रखा है आपको फ्लावर का, है ना? सारी वर्ल्स, ये हमने मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 11th में भी देखा है. कल भी आपने रिवीजन किया होगा तो देखा होगा. ये आपको फ्लावर दिख रहा है, उसके सारे वर्ल्स हैं. ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये आपके पास स्टेमन हो गया. स्टेमन में ये एंथर है, ये फिलामेंट है. और ये आपके पास गाइनोशियम हो गया जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है. एक बार इसकी लेबलिंग कर लो मेरे साथ. यहां पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये फिलामेंट है बेटा. एंड्रोशियम में ये फिलामेंट वाला हिस्सा है. ये जो आपको टिप दिख रही है ये स्टिग्मा है. ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा के नीचे जो स्टॉक है उसको स्टाइल बोलते हो. ये आपके पास स्टाइल है. और ये आपके पास यहां पर ओवरी है. ओवरी है ना? सारी लेबलिंग कर ली हमने. अब देखो जरा एक बार. ए आपके पास फिलामेंट है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, फिर स्टिग्मा है. आंसर हो जाएगा बी. आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, ठीक है, बढ़िया. आगे देखो. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमें. अच्छा, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट को यहाँ पे सर्कल करो ताकि आप सिले मिस्टेक ना करो. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to redifferentiation and further development of the floral primordium. है ना? Hormonal changes हैं, structural changes हैं जिसकी वजह से redifferentiation नहीं होता बेटा. फ्लावर बनने के लिए या फ्लोरल प्राइमोडियम के लिए रीडिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है. देखो एक छोटा सा वर्ड है लेकिन गलत है तो ये गलत हो जाएगा. रीडिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है. इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बेयर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर. ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है, फ्लावर बड से फ्लावर बनेगा इनफ्लोरेसेंस में. In the flower, male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop. Flower में male और female reproductive structure, androecium और gynoecium differentiation से बनते हैं. ये statement भी सही है. तो incorrect statement आपके पास क्या आ जाएगा? A. वो भी इसलिए क्योंकि flower का बनना redifferentiation नहीं differentiation है. redifferentiation नहीं differentiation है. बैकग्राउंड आवाज दिक्कत कर रही है, थोड़ा सा आजा, एडजस्ट कर लो बेटा.
कल से ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। थोड़ा आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, बट कल से नहीं होगी, ठीक है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, तो एक बार क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। आगे आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर डज नॉट कॉम्प्राइजेस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या नहीं आता बेटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया। तो एंड्रोशियम आएगा, गाइनोशियम आएगा। एंड्रोशियम का ही हिस्सा आपके पास स्टेमन हो जाएगा, सिंगल यूनिट। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा नहीं है या कंप्राइज नहीं कर रहा, वो टेपल्स है। वो टेपल्स हैं। टेपल्स क्या हो गए, जब आप कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो आप टेपल वर्ड यूज करते हो, तो आप टेपल वर्ड यूज करते हो, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ओके बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ी बहुत आवाजें हैं पर नीट का एग्जाम भी तो है, तो हमको करना तो है ना, तो आज मैनेज कर लो। अच्छा आगे देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज डैश विद ईच लोब हैविंग डैश थिका दैट इज दे आर डैश। एक एंजियोस्पर्म को अगर आप देखोगे तो एंथर कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है, बाइलोब। हर लोब में कितने थिका, 2 थिका, इसीलिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, डाइथिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन हमने देखे भी हैं। बाइलोब्ड डाइथिकस, एंजियोस्पर्म का आपके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसा है, बाइलोब्ड और डाइथिकस। बाइलोब्ड और डाइथिकस, तो बाइलोब्ड 2 और डाइथिकस, आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ओपन थिका इज सेपरेटेड बाय, जो आपके पास बाइलोब में 2 थिकाएं, उसको कौन सी ग्रूव सेपरेट करती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। याद आया, कौन सेपरेट करती है उसको, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फिल्ड हैं। डायग्राम भी बना हुआ एनसीईआरटी में, से लॉन्गिट्यूडनली कट है वो, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8। द डाइथिकस कंसिस्ट ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स डैश इन ईच लोब। जो आपका डाइथिकस एंथर है, पूरे एंथर की बात हो रही है। एक एंथर में बेटा कितने आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाते हैं, 4। चारों कॉर्नर्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हर एक कॉर्नर में एक है। एक लोब में 2 हैं, 2 लोब हैं इन टोटल। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, टोटल आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं कॉर्नर्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, आंसर हो जाएगा 4 और 2। आंसर हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अरेंज माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल इन सीक्वेंस ऑफ आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर तक माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल को हमको अरेंज करना है। सबसे बाहर आपके पास आती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद आती है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर आती है टेपिटम। सबसे अंदर आती है टेपिटम। तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। डायग्राम याद है, इसमें से पहली तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्शन देना। टेपिटम न्यूट्रिशन के लिए होता है, टेपिटम न्यूट्रिशन के लिए होता है। ड्रिल चल रही है बेटा, ड्रिल तुम लोगों का अलग ही चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम थोड़े से। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में बाहर से अंदर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। 4 हमने लेयर्स देखी, उसमें से प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। 3 आपके पास प्रोटेक्शन के लिए होती है, आपसे सिर्फ प्रोटेक्शन पूछा है। जो 4th है टेपिटम, वो न्यूट्रिशन के लिए होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्शन के लिए कितनी लेयर्स हैं, 3। कितनी लेयर है, 3, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट। आ गया ना, पॉलन ग्रेन्स की नरिशमेंट के लिए क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटम, वो पॉलन ग्रेन्स की नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट है, टेपिटम, ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इनमें से किस में मियोटिक डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, स्पोरोजिनस टिश्यू में। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि प्रेजेंट है हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा, क्या नाम देते हैं उस टिश्यू को, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस करेगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे। आंसर क्या होगा, ए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, ए, वेरी नाइस। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये 4 लेयर्स आपको दिखाई है एक माइक्रोस्पोरेंजिया की, है ना, हम जिनकी अभी बात कर रहे थे। तो सबसे बाहर आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम से अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास मिडल लेयर है। मिडल लेयर से अंदर, अब ये देखो मिडल लेयर से अंदर ये वाली लेयर है बेटा, इसको आप टेपिटम बोल रहे हो, ये टेपिटम है ना। और सबसे अंदर आपके पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर बनेंगे। सबसे अंदर आपके पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल। अब ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है, ए आपके पास है टेपिटम, बी आपके पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सी आपके पास है एपिडर्मिस, सी आपके पास है एपिडर्मिस, डी आपके पास है एंडोथीशियम और ई आपके पास है मिडल लेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा, माइक्रोस्पोर्स का बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, माइक्रोस्पोर का बनना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोर क्या है, ये किस में डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन में। तो पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन का बनना भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और इस प्रोसेस में या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है, ये बात भी ठीक है। इस प्रोसेस में मियोसिस होता है, ये बात भी ठीक है। तो सारे ही स्टेटमेंट आपके पास ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमिटोफाइट है, मेल स्पोरोफाइट है, फीमेल गेमिटोफाइट है, फीमेल स्पोरोफाइट। आपको पता है फीमेल का पार्ट नहीं है ये, और ये मियोसिस से बनता है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। पोलन ग्रेन मियोसिस से बनता है, पोलन मदर सेल से, और आप इसको मेल गेमिटोफाइट बोलते हो। ठीक है, डन हो गया ये, डन हो गया ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, चूज करेक्ट अबाउट पोलन ग्रेन वॉल। अब पोलन ग्रेन की वॉल की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल की बात नहीं कर रहे, पोलन ग्रेन की वॉल की बात करें। तो दो लेयर है पोलन ग्रेन में, बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर की तरफ इंटाइन। याद आया, डायग्राम याद आया। तो दो लेयर है, दो लेयर प्रोमिनेंट वॉल है, बिल्कुल सही बात है। बाहर वाली जो लेयर है वो हार्ड है, एक्साइन की बनी हुई है, आउटर लेयर है, ठीक है, सही बात है। जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पोरोपोलेनिन एक्साइन जो बनाता है एकदम कंटिन्यूअस बनाता है, ये गलत है, ये गलत है। स्पोरोपोलेनिन एक्साइन बनाता है बेटा, लेकिन जो स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप है। उन गैप को आप क्या बोलते हो, जर्म पोर, जहां से आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है उसको आप जर्म पोर बोलते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बच्चे बी। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमें, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन। एक्साइन का वो हिस्सा जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता उसे आप क्या बोलते हो, जर्म पोर। ठीक है, और इंटाइन में भी तो स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। इंटाइन किसकी बनी है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, उसमें भी स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो स्पोरोपोलेनिन कहाँ कहाँ एब्सेंट है, इंटाइन में भी नहीं है, जर्म पोर में भी नहीं है, एक्साइन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, दोनों में ही स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। इंटाइन आपको पता है किस किस की बनी है, सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स में भी आपको पोलन ग्रेन मिल जाते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व रहते हैं। प्रिजर्व क्यों रहते हैं, किस वजह से प्रिजर्व रहते हैं, अपनी एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन की वजह से। वो इतना रेजिस्टेंट मटेरियल का बना है स्पोरोपोलेनिन कि ओवर ईयर्स वो खराब नहीं हुआ है ना, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। तो इंटाइन या जर्मपोर की वजह से नहीं, स्पोरोपोलेनिन की वजह से आपको फॉसिल्स में पोलन ग्रेन मिलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, स्पोरोपोलेनिन इज डिग्रेडेड बाय। इतना रेजिस्टेंट है बेटा स्पोरोपोलेनिन, एनसीईआरटी सीधा सीधा लिखती है कि वो डिग्रेड नहीं किया जा सकता। आज तक हमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला जो स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड कर पाए। टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली कंडीशन में भी स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड नहीं होता। तो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर पाए। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कुछ भी स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर पाता, इसीलिए तो हमें फॉसिल्स में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। अभी आपने देखा इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन। और इंटाइन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया बच्चों, आंसर करो इसको,
किसका बना इंटाइन? सेल्यूलोज और पेक्टिन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन आपका बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, इंटाइन आपका बना है सेल्यूलोज और लिग्निन का। क्या ये थिन डिसकंटिन्यूज होती है? नहीं, इंटाइन डिसकंटिन्यूज नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है। तो बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सेल्यूलोज और, अच्छा सेल्यूलोज और लिग्निन लिखा है, सेल्यूलोज और लिग्निन लिखा है बेटा, सेल्यूलोज और पेक्टिन, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस भी नहीं है, तो अब आंसर नन ऑफ दीज चला जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। ये अगर हम सिली मिस्टेक कर देते रीड करने में तो गलती हो जाती है ना। सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और लिग्निन नहीं, लिग्निन का भी नहीं है, डिसकंटिन्यूस भी नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे देखो, अब इतना में यही सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, सेल्यूलोज तक पढ़ के टिक लगा दिया, पर पेक्टिन नहीं लिखा है, लिग्निन लिखा है, तो लिग्निन नहीं पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, अच्छा, तो उसमें 2 सेल होते हैं दैट आर 2 मेल गैमीट्स ओनली। 2 सेल कौन कौन से होते हैं बेटा? एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, दोनों मेल गैमेट नहीं होते, है ना। अच्छा, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो 2 सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। ये बात सही है, ये बात सही है ना। बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन था वो बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन था वो, है ना। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स that are 2 male gametes that arise from vegetative cell and 1 generative cell। पहली बात तो जब मेल गैमेट्स बन जाते हैं तो वो 2 सेल नहीं 3 सेल रहता है। दूसरी बात, जो मेल गैमेट बनते हैं वो जेनरेटिव सेल से बनते हैं, वेजिटेटिव सेल से नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, 2 male gametes that develop meiotically from generative cell and 1 vegetative cell। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है बेटा? 3 सेल स्टेज जब बनती है तो 2 मेल गैमेट आते हैं जो जेनरेटिव सेल से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मियोटिकली नहीं बनते, माइटोटिकली बनते हैं। जब 3 सेल स्टेज आती है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, 2 गैमीट्स होते हैं, वो गैमीट्स जेनरेटिव सेल से बनते हैं माइटोटिकली, मियोटिकली नहीं, माइटोटिकली, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा बी, करेक्ट आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से आपको, ठीक है। अच्छा, 60% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना, एक 60% होगा तो दूसरा 40% होगा, बोथ और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। आंसर क्या है बेटा? 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, जिसमें जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। 60% जो है 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, pollen allergy is not correlated with, pollen allergy is not correlated with। श्रीराम पूछ रहे हैं मैम वैसे मेच्योर पोलन ग्रेन तो 3 सेल स्टेज पे ही होता है। सही कह रहे हो बेटा, मेच्योर पोलन 3 सेल स्टेज पे होता है, बट 40% 2 सेल स्टेज पे भी होता है, तो हम 2 सेल स्टेज को मना तो नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं ये 3 सेल स्टेज वाले को कंसीडर कर भी लेती अगर ये स्टेटमेंट सही होता, तो ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है ना बच्चे, मियोटिकली पॉसिबल ही नहीं है, माइटोटिकली है, इसीलिए आप कंसीडर नहीं कर सकते। पर अच्छा डाउट था, है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पर दोनों चीजें ना, 3 सेल स्टेज भी मैच्योर है, 2 सेल स्टेज भी मैच्योर है, दोनों ही मैच्योर है, 40% 2 सेल स्टेज भी है, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे देखो। अच्छा, पोलन एलर्जी, एलर्जी हो जाती है पोलन ग्रेन से, इनमें से किससे वो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू। पोलन एलर्जी पार्थेनियम से देखी गई थी, सही बात है। पोलन एलर्जी में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सही बात है। कैरेट ग्रास इंडिया में आई थी, वही पार्थेनियम, एज ए कंटामिनेट विद इंपोर्टेड राइस, राइस के साथ नहीं आई थी बेटा, वीट के साथ, वीट इंपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ पार्थेनियम या कैरेट ग्रास आ गई थी, ठीक है। नन ऑफ दीस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ कोरिलेटेड नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राइस नहीं वीट, राइस नहीं वीट, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? पोलन ग्रेन ऑफ राइस इज वाइबल अप टू, एक बार रिलीज हो जाता है ना जब पोलन ग्रेन, तो उसकी वाइबिलिटी का टाइम अलग अलग
क्रॉप्स में अलग अलग टाइप का रहता है, राइस में, व्हीट में, इनमें क्या रहता है, मिनिमम 30 मिनट्स बेटा, 30 मिनट्स की वाइबिलिटी रहती है। वहीं लेग्यूमिनोसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, उनमें फिर भी मंथ्स में वाइबिलिटी रहती है। राइस में कितनी वाइबिलिटी रहती है, 30 मिनट्स की। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्पला में भी देखा होगा और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 30 मिनट्स की वाइबिलिटी रहती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, विच टेम्परेचर इज करेक्ट टू स्टोर। अब ठीक है क्या? अभी बताओ एक बार, अभी ठीक है? अभी बताओ बेटा, अभी ठीक है या अभी भी लैग कर रहे हैं? हम्म, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़िया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पेपावेर। पेपावेर का एग्जांपल आपने किस में पढ़ा है, मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी, ओके बच्चे, ओके 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 ओके। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल याद करने का तरीका भी बताया था। आप ए एम याद करते हो, यानी एपोकार्पस कंडीशन आपको माइकेलिया में देखने को मिलती है और सिनकार्पस कंडीशन हमें पेपावेर में देखने को मिलती है। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सिनकार्पस। सिनकार्पस के साथ साथ मल्टी कार्पिलरी, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अभी लैग हो तो मुझे बता देना, है ना। आज आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से दिक्कत नहीं होगी ये वाली। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, गिवन डायग्राम इज ऑफ। पहले मुझे बताओ ये सिन कार्पस है या एपोकार्पस है? जो कार्पल्स हैं वो अलग अलग है या फ्यूज्ड है? फ्री है, फ्यूज्ड तो नहीं है। तो कंडीशन ये कौन सी हो गई आपके पास, एपोकार्पस। कौन सी कंडीशन हो गई, एपोकार्पस। प्लस बहुत सारे कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारे कार्पस हैं तो मल्टी कार्पिलरी। और एपोकार्पस कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है, माइकेलिया। एएम याद करते हैं हम, किस में देखने को मिलती है, माइकेलिया, ठीक है। 25th क्वेश्चन नहीं हुआ, हो गया बेटा, आपसे लैग हो गया होगा पर वो हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात कही है, -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो एपोकार्पस, मल्टी कार्पिलरी और माइकेलिया, तो पेपाविर वाले दोनों ऑप्शन कट कर दो। माइकेलिया आपको देखना है और सिन कार्पस नहीं है, एपोकार्पस है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएंगे और कौन रिसीव करता है उन्हें, स्टिग्मा। कौन रिसीव करता है उन्हें, स्टिग्मा। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है, उसको आप लोडिक्यूल बोलते हो, नहीं लोक्यूल बोलते हो। एनसीईआरटी क्या बताती है हमें, ओवरियन कैविटी को आप लोक्यूल बोलते हो, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया इज कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, क्योंकि उसके अंदर मेगास्पोर बनेगा तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, प्लेसेंटा इज लोकेटेड आउटसाइड द ओवरियन कैविटी। ओवरी के बाहर है प्लेसेंटा, नहीं अंदर है, उसी से ओव्यूल अटैच्ड है। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है जिससे ओव्यूल अटैच्ड है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको फिर से। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज 1 इन पैडी, है ना। आपको बता रखा है कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। एक ओव्यूल के एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, जैसे पैडी हो गया, जैसे वीट हो गया, जैसे मैंगो हो गया, इन सब में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज मेनी इन पपाया। वहीं अगर आप देखो, पपाया आपके पास हो गया, ऑर्किड्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, इनमें एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। पैडी, वीट, मैंगो में 1 है, पपाया, ऑर्किड, वाटरमेलन में बहुत सारे हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज 1 इन ऑर्किड, नहीं, ऑर्किड में अभी आपने देखा मेनी है। वीट और मैंगो में एक ओव्यूल होता है, जी हाँ, पैडी, वीट, मैंगो में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ठीक है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय। ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड होता है, ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक। उस स्टॉक को आप क्या बोलते हो, फ्यूनिकल। उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकल। आंसर हो जाएगा ए।
आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, हाइलम किसके और किसके बीच में जंक्शन होता है? जो स्टॉक होती है जिससे ओव्यूल अटैच्ड होता है उसे आप बोलते हो फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल पर अटैच होता है उस पॉइंट को आप बोलते हो हाइलम। तो हाइलम किसका जंक्शन है बेटा? उस फ्यूनिकल का ओव्यूल पे जंक्शन है ना? तो इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33। चेलेजा एंड रिप्रेजेंट, अगर आप एक ओव्यूल देखो उसमें दो एंड होते हैं, एक आपके पास होता है माइक्रोपाइल एंड, दूसरा आपके पास होता है चेलेजल एंड। एक आपके पास है माइक्रोपाइल एंड, दूसरा आपके पास है चेलेजल एंड। तो स्टार्ट माइक्रोपाइल से हो रहा है और अपोजिट साइड में चेलेजा आता है। चेलेजा को आप बोलते हो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, है ना? माइक्रोपाइल एपेक्स है, एपिकल पार्ट है, और चेलेजा को आप क्या बोलते हो? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल बोलते हो, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल बोलते हो। तो चेलेजा क्या हो गया? बेसल पार्ट हो गया। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट, फीमेल गेमिटोफाइट क्या है एंजियोस्पर्म का? एम्ब्रियोसैक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक जिसमें आपका जाइगोट बनेगा, एग सेल आपको मिलेगा, वो एम्ब्रियोसैक है, उसी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा, है ना? तो फीमेल गेमिटोफाइट इज एम्ब्रियोसैक। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35। ये ओवाइल नहीं है, ओव्यूल है। एन ओव्यूल जनरली हैज डैश एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू डैश डिवीजन। ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से बना होता है बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन को आप क्या बोलते हो? रिडक्शनल डिवीजन, है ना? तो फोर तो नहीं है, सिंगल एम्ब्रियो सैक है, और वो सिंगल एम्ब्रियो सैक बना है रिडक्शनल डिवीजन से। सिंगल एम्ब्रियो सैक बना है रिडक्शनल डिवीजन से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़िया, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36। मेगास्पोरोजेनेसिस इज नॉट रिलेटेड टू, नोट को सर्कल करो, नोट पूछ रहे हैं आपसे। मेगास्पोरोजेनेसिस इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना, जी हाँ। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन फॉर मेगास्पोर, बिल्कुल मियोटिक डिवीजन होता है। क्या माइक्रोस्पोर बनेंगे? नहीं। माइक्रोस्पोर कब बनते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोर कब बनते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो ये नॉट रिलेटेड हो जाएगा, ये नॉट रिलेटेड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन, एक मेगास्पोर मदर सेल जो ओव्यूल में बनती है, जिससे पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, वो ओव्यूल के कौन से हिस्से की तरफ आती है? वो बेटा माइक्रोपाइल की तरफ आती है। जो एक मेगास्पोर मदर सेल रहेगी जो आगे डिवीजन करती है, फंक्शनल डिविजन्स करती है, वो माइक्रोपाइलर रीजन पर बनती है। ठीक है, बाकी तीन डीजेनरेट हो जाती हैं। तो कौन से रीजन पर रहती हैं? माइक्रोपाइलर रीजन पर रहती है, याद रखना। वहीं से फिर डिविजन कर पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स one of the megaspore is functional while other three degenerate, सही बात है। all four megaspore can develop into female gametophyte in almost all angiosperm, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही करता है, एक ही फंक्शनल रहता है। 3 megaspore is functional while other 1 degenerate, नहीं बेटा, 1 functional 3 degenerate। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 हमें? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन्वॉल्व। मोनोस्पोरिक मतलब क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, इसलिए मोनोस्पोरिक बोलते हैं। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, एक हेप्लॉइड सेल फॉर्म्ड इन एग अपैरेटस, वन हेप्लॉइड सेल फॉर्म्ड इन एग अपैरेटस, ऐसा नहीं है, सारी हेप्लॉइड सेल हैं। ठीक है, 4 फंक्शनल मेगास्पोर है, तब तो कभी आप उसको मोनोस्पोरिक कहते ही नहीं। एग अपैरेटस में क्या आता है बेटा? एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिडोरिक एग सेल होते हैं और तीनों हेप्लॉइड होते हैं। तो एग अपैरेटस में एक हेप्लॉइड सेल नहीं होता, 3 हेप्लॉइड सेल होते हैं। ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। जो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है वो पहली माइटोटिक डिवीजन करता है, 2 सेल बनते हैं, वो दोनों अपोजिट अपोजिट पे जाते हैं, और अभी एम्ब्रियो सैक 2 न्यूक्लिएटेड ही रहता है। उसके बाद 2 और माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, तो
उस 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो में, और आपके पास मिलता है 4 न्यूक्लिएट, पहले 4 न्यूक्लिएट फिर 8 न्यूक्लिएट, क्योंकि बेटा 2 डिवीजन हो गए ना, तो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी की लाइन है कि 2 डिवीजन और होंगे, पहले 4 न्यूक्लिएट बनेगा, बाद में 8 न्यूक्लिएट भी बनेगा। अब इसको देख लेते हैं अपने। माइटोटिक डिवीजन इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन अप टू 8 सेल्ड इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। बेटा आपके मेच्योर एम्ब्रियो सैक में कभी 8 सेल्स होते ही नहीं। कैसा होता है आपका एम्ब्रियो सैक? 7 सेल्ड। कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस बनना फ्री न्यूक्लियर है, यहाँ सेल वर्ड नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मोस्ट करेक्ट ए को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखो बी स्टेटमेंट में, तो इन्हें लिखना चाहिए था अप टू 8 न्यूक्लिएट, क्योंकि 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद फाइनली 8 न्यूक्लिएट बनता है। वो बात यहाँ नहीं लिखी हुई, इसलिए हम इसको इनकरेक्ट मान लेते हैं, और करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा? ए। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ पर ए को ही करेक्ट मानेंगे। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी ऑफ 8 न्यूक्लियाई ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय सेल वॉल? कितने न्यूक्लियस को सेल वॉल मिली है? बेटा आपका एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, जिसमें से दोनों सिनर्जिड के पास सेल वॉल है, एक एग सेल के पास सेल वॉल है, तीनों एंटीपोडल के पास सेल वॉल है। तो आपके पास टोटल 6 ऐसे न्यूक्लियस है जिनके पास सेल वॉल है। बीच के दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास सेल वॉल नहीं है, वो तो मेन सेंट्रल सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 6 उनमें से ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है। टोटल में से 6 ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल है। ये 6 कौन कौन से हैं? सिनर्जिड है 2, एग सेल है 1, एंटीपोडल सेल है 3, इनके पास सेल वॉल होती है। ठीक है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 42, सेंट्रल सेल ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज सिचुएटेड। सेंट्रल सेल तो पूरा एम्ब्रियो सैक को ही कह रहे हो, बट बेटा आप जिस तरीके से, अगर ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है तो यही आपका पूरा सेंट्रल सेल है। अगर मैं यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड मान भी लूं, यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल आ गया, इस तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स आ गए, यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गए, तो यही आपका सेंट्रल सेल है। ये पूरा एम्ब्रियो सैक का ये रहा आपका सेंट्रल सेल। तो और इसको आप एग अपैरेटस बोलते हो, आपको पता है, इसको आप एग अपैरेटस बोलते हो। अब मुझे बताओ, सेंट्रल सेल क्या एग अपैरेटस के नीचे है? नहीं। क्या उसके ऊपर है? नहीं। क्या चलेजल एंड पर है? नहीं। ये पूरा ही तो सेंट्रल सेल है, तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एग अपैरेटस के बारे में। एग अपैरेटस माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, जी हाँ। एग अपैरेटस में 3 सेल होते हैं, जी हाँ, 2 सिनर्जिड एक एग सेल। दोनों ए और बी करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। कंसिस्ट ऑफ ऑल सेल्स हैविंग स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट माइक्रोपाइलर टिप, नहीं बेटा। आपके एग अपैरेटस में से जो 2 सिनर्जिड हैं उनके पास स्पेशल थिकनिंग होती है, एग सेल के पास स्पेशल थिकनिंग नहीं होती। तो तीनों के पास स्पेशल थिकनिंग नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। आंसर आपके पास आएगा सी। आंसर आपके पास आएगा सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? टिपिकल एम्ब्रियो सैक, ये तो रट लो बेटा, बहुत अच्छे से रट लो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये एग्जाम्पलर में भी है आपके पास। टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है आपके पास? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये तो हमें याद होना ही होना चाहिए, अब तो अच्छे से याद होना चाहिए, है ना? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 45, अब आपको ये पूरा एम्ब्रियो सैक दिखा दिया, चेलेजा एंड माइक्रोपाइलर एंड सब आपको दिखा दिया। आपको लेबलिंग करनी है, हमको लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो, चेलेजल एंड पर जो आपको दिखते हैं ये कौन से होते हैं? एंटीपोडल सेल्स। आपको पोजीशन पता होनी चाहिए बेटा, तभी आप ये कर सकते हो। माइक्रोपाइलर एंड पे आपको दिखता है एग अपैरेटस, जिसमें से ये दोनों है सिनर्जिड, ये दोनों है सिनर्जिड। ये बीच में हो गया आपके पास एग सेल, ये बीच में हो गया आपके पास एग सेल। ये हो गया आपके पास दोनों पोलर न्यूक्लियाई, और जिसमें प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई उसे आप क्या कहते हो? सेंट्रल सेल। उससे आप क्या कहते हो? सेंट्रल सेल। और ये हो गया आपके पास फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो सिनर्जिड में प्रेजेंट है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट है। अब जरा मैच कर लो, ए आपके पास आ रहा है एंटीपोडल, बी आपके पास आ रहा है पोलर न्यूक्लियाई, सी आपके पास आ रहा है सेंट्रल सेल, डी आपके पास आ रहा है एग, ई सिनर्जिड है, और एफ फिलीफॉर्म अपैरेटस है। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 हमें?
पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, अब हम पॉलिनेशन पे आ गए। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से आएगा और फीमेल के स्टिग्मा पर जाकर बैठेगा। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा, सही बात है। क्या ये पॉलन मोटाइल है या नॉन मोटाइल? बेटा नॉन मोटाइल, तभी तो इसको ट्रांसफर करने के लिए कभी विंड की जरूरत पड़ती है, कभी वाटर की जरूरत पड़ती है, कभी इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, ये नॉन मोटाइल है। तो एंथर से नॉन मोटाइल पॉलन का जाना और स्टिग्मा पर बैठना, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। बी नहीं, डी। कशिश, डी होगा बेटा। एंथर नहीं मूव करता, पॉलन मूव करता है। पूरा एंथर नहीं मूव करता, पॉलन मूव करता है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब कैटेगराइजेशन आ गया, एंथर से पॉलन निकला, स्टिग्मा को गया, सेम फ्लावर में गया। अगर सेम फ्लावर में गया तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑटोगैमी। सेम फ्लावर में जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, ऑटोगैमी कैन नॉट अकर इन ओपन फ्लावर। अगर फ्लावर ओपन है तो क्या उसके अंदर ऑटोगैमी नहीं हो सकती? गलत बात है, क्यों नहीं हो सकती? अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो बिल्कुल हो सकती है, चांसेस कम है पर हो सकती है, ठीक है। जिटनोगैमी क्या होता है, सेम प्लांट पे दो फ्लावर है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन जाएगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठेगा, लेकिन सेम प्लांट में। क्या जिटनोगैमी क्लोज्ड फ्लावर में हो सकती है? नहीं हो सकती। जब फ्लावर ही नहीं ओपन तो दूसरे फ्लावर तक आप जाओगे कैसे? तो जिटनोगैमी क्लोज्ड फ्लावर में नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। 1 रॉन्ग है, 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर इन। पूरी तरीके से ऑटोगैमी ही हो, क्लोज्ड फ्लावर में तो कंप्लीट ऑटोगैमी होगी, सही बात है, लेकिन अगर फ्लावर ओपन है तो उसके अंदर रेयर होगी, क्योंकि उसके अंदर जिटनोगैमी होने के भी चांसेस है, जीनोगैमी होने के भी चांसेस है, कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा, ओपन फ्लावर। आंसर क्या आएगा, बी, ओपन फ्लावर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन एट ऑल। जो फ्लावर कभी खुलते ही नहीं, कभी एक्सपोज ही नहीं होते, हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और ओपन होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सैलिस। 3 एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में, एक ऑक्सैलिस, एक वोला और एक कॉमेलिना। ये तीनों एग्जाम्पल्स ऐसे प्लांट के हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी मिलते हैं, जिनमें चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी मिलते हैं, दोनों तरीके के फ्लावर मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ऑक्सैलिस में, ग्रास में आपको क्लिस्टोगैमस भी मिल जाएंगे और चेस्मोगैमस भी मिल जाएंगे, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कैरेक्टर आर नेसेसरीली प्रेजेंट इन अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इनमें से कौन सा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होगा ही होगा? तो एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, पास पास होने चाहिए, क्लिस्टोगैमस में होंगे। देयर इज सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज इन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तभी तो उसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। आपस में ही बंद है, बाहर से तो कोई पोलन आ नहीं सकता, तो आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सही बात है। लेंथ ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा कुछ नेसेसिटी है नहीं। ये फ्लावर्स डायोशियस होते हैं बेटा, बंद है, आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर डायोशियस हुआ तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एश्योर्ड सीड सेट इवन विदाउट पॉलिनेटर्स, ये बात सही है, इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं, फ्लावर बंद है, आपस में पॉलिनेशन हो जाएगा, कोई लेके जाने के लिए इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना पॉलिनेटर्स के सीड्स बन जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। अब बताओ क्या क्या करेक्ट हो गया आपके पास, 5th करेक्ट है, 2nd करेक्ट है, 1 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 3। 3 स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, किसकी बात हो रही है, जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट है पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन जाता है ना। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन या जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन? बेटा सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही फ्लावर के पास आना, है ना। अब जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट है, उस एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और उस एक ही प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है। अब इस पूरे प्लांट का जेनेटिक मैकेनिज्म सेम है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के पास भी आया, तब भी जीन तो सेम है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन टेक्निकली देखें तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आया है, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आंसर क्या होगा, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बी, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, किसकी बात हो रही है, जीनोगैमी। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास यहां पर एक मेल फ्लावर है और दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर है, तो मेल से फीमेल एकदम दूसरे प्लांट पर ही जा रहे हो, तो जीन भी सेम नहीं है
और फंक्शनली तो एक क्रॉस पॉलिनेशन है ही। तो जीनोगैमी में बेटा जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दोनों क्रॉस पॉलिनेशन होंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, इस बार फिर से किसकी बात की है, ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी में क्या है बेटा, जीन भी सेम है और वैसे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये दोनों तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन है। इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली, बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन इज ब्रोट टू स्टिग्मा बाय। जेनेटिकली अलग अलग पॉलन अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में नहीं हो सकता, वो जीनोगैमी में होता है। इन दोनों में ही, क्योंकि जीन तो सेम रहेगा, सेम प्लांट है इसलिए। तो आंसर क्या होगा, सी, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट इज अ चांस फैक्टर। एबायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन होती है क्या वो चांस फैक्टर है? ठीक है, पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन एनॉर्मस अमाउंट एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। एबायोटिक एजेंट मतलब कोई इंसेक्ट या कोई बी लेके जाए, है ना, वो लेकर ही जाए दूसरे फ्लावर तक, ये चांस फैक्टर है, सही बात है। इसीलिए जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं वो ओव्यूल के कंपैरिजन में लार्ज नंबर में होते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो भी जाए तब भी कुछ पोलन तो वहां तक पहुंच जाए। दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्या बी इसका रीजन है? रीजन भी है बेटा, रीजन यही है कि क्योंकि ये चांस फैक्टर है, चांस कम है, इसीलिए आप नंबर ज्यादा बनाते हो, इसीलिए आप पॉलन ग्रेन का नंबर ज्यादा बनाते हो। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है, एंड बी इज द रीजन फॉर ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द रीजन फॉर बी। क्या होगा बेटा सही आंसर, ए या बी होगा? यहाँ पर ए होगा या बी होगा? आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं और बी एक्शन है, बी एक्शन है कि आप पॉलन ग्रेन ज्यादा बना रहे हो, है ना, ये एक्शन है। इस एक्शन का रीजन ये है कि क्योंकि पॉलिनेशन चांस फैक्टर है इसीलिए मुझे पॉलन ज्यादा नंबर में बनाने पड़ रहे हैं। तो इस एक्शन का ये रीजन है बेटा, ए इज द रीजन फॉर बी, ए इज द रीजन फॉर बी, आंसर बी होगा। ये अगेन चिंटू क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इन्होंने इसमें बोला कि बी ए का रीजन है, इसमें बोला ए बी का रीजन है। ये एक्शन है और ये इस एक्शन का रीजन है, ए रीजन है बी के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, और बिल्कुल एनसीईआरटी से, कहीं बाहर से नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड, दिमाग लगाने वाले, और कुछ बाहर का नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी थी बस, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, विच इज मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। सबसे कॉमन एबायोटिक एजेंट, बायोटिक नहीं, एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन विंड होता है बेटा, सबसे कॉमन विंड होता है। हाँ बिल्कुल, एक चिंटू क्वेश्चन आया फिर से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, पोलन ग्रेन इन विंड पॉलिनेशन शुड बी। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स जाएंगे वो हल्के होने चाहिए और ज्यादा स्टिकी नहीं होने चाहिए। दे शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, दे शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव डैश इन ईच ओवरी एंड फ्लावर्स आर आफ्टर डैश। विंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, वैसे तो एक ओवरी में दे हैव डैश इन ईच ओवरी, ओव्यूल की बात कर रहे हैं, कितना ओव्यूल है एक ओवरी में उसकी बात कर रहे हैं। तो ओव्यूल तो एक ही रहता है, बट एक साथ जा सके या एक साथ आ सके उनके पास पॉलन ग्रेन, तो वो मिलकर एक पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। इसका एग्जांपल भी दे रखे एनसीईआरटी में, कॉर्न कोब, है ना। तो आपको देखने से पूरा पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है, अंदर चाहे एक ही ओव्यूल है, बट क्योंकि वो एक साथ है, जब उन पे पॉलन ग्रेन आके बैठेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाएंगे, है ना बच्चे। तो ओव्यूल तो सिंगल है, मल्टीपल वाले ऑप्शन कट कर दो, और उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पैक्ड है, इन्फ्लोरेसेंस पैक्ड है, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, द टैसल्स इन कॉर्न कोब। यही एग्जाम्पल दे रखा है इस पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस का एनसीईआरटी में, कि आपको कॉर्न कोब में जो टैसल्स देखने को मिलते हैं वो टैसल्स एक्चुअली क्या है, आपको इतने सारे एक साथ स्टिग्मा और स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। ओवरी में ओव्यूल भले ही एक है, पर स्टिग्मा स्टाइल इतने सारे हैं ताकि कोई ना कोई तो उस पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेगा, चांसेस तो फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो टेसल्स आपको दिखते हैं ये याद रखना बेटा, कॉर्न कोब में जो टेसल्स आपको दिखते हैं उस पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस में, वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है। वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। अच्छा, अगेन विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन आपको किस में देखने को मिलता है, ग्रासेस में, मोनोकोट्स में। तो मेज हो गया एक तरीके से उसका एग्जाम्पल। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन आपको हाइड्रिला में भी देखने को मिलता है, जुस्टेरा में भी देखने को मिलता है ना।
अच्छा, वेलिसिनेरिया में भी देखने को मिलता है, जिसमें से अब देखो बेटा यहाँ पर ना फ्रेश वाटर पॉलिनेशन भी लिखा है, वाटर पॉलिनेशन भी लिखा है, दोनों ऑप्शन है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फ्रेश वाटर का एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एक हाइड्रिला दिया है, एक वेलिसिनेरिया दिया है। तो मैं फ्रेश वाटर को तो हाइड्रिला से मैच कर सकती हूँ। उसके सिवा आपको मरीन वाटर पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है ज़ूस्टेरा में, जो कि सी ग्रास है, मोनोकोट है, तो मैं इसको मोनोकोट से मैच कर सकती हूँ, है ना। बायोटिक पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स से होता है, उसमें एक सबसे बड़ा फ्लावर आपके पास आता है अमोर्फोफैलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, इसका फ्लावर हाइट 6 फीट का होता है, और ये उस बी को बदले में एक सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए, और बी उसका पॉलिनेशन कर जाती है ना। तो बायोटिक पॉलिनेशन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हमें क्या दिया हुआ है, अमोर्फोफैलस का दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, 1 का ए, बी 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। सही बात है, हर जगह नहीं मिलते। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। एग्जैक्टली ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, और ये सेम लाइन प्लांट किंगडम क्लास 11th में भी लिखी हुई है कि क्योंकि इनमें मेल गैमीट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं, और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एकदम करेक्ट रीजन भी है कि इसीलिए इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, क्योंकि वाटर चाहिए, तो कुछ ही एरियाज में आपको मिलेंगे, इसीलिए ग्रोथ लिमिटेड है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर आर गिवन एक्सेप्ट। एक्वेटिक प्लांट का पॉलिनेशन एग्जाम्पल में हाइड्रिला दिया हुआ है फ्रेश वाटर, ज़ूस्टेरा दिया हुआ है मरीन वाटर, वाटर हाइसिंथ दिया हुआ है कि ये एक्वेटिक होने के बावजूद इसकी पॉलिनेशन विंड से होती है, ये एक्सेप्शन है। सी आपके पास वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, विंड से होता है, लेकिन ये प्रेजेंट वाटर में है, तो आंसर होगा सी, ये याद रखना, आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, पॉलिनेशन इन वाटर लिली, ये भी विंड से होता है। अभी आपने देखा वाटर हाइसिंथ भी वाटर लिली भी, दोनों का पॉलिनेशन विंड से होता है, आंसर होगा बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 66, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सी ग्रास की पॉलिनेशन के लिए। सी ग्रास आपके पास मरीन वाटर में है, मरीन वाटर में पॉलिनेशन के लिए फीमेल सरफेस पर आएगी नहीं, सबमर्ज्ड ही रहती है, फीमेल सबमर्ज्ड रहती है। पोलन वाटर सरफेस पे रिलीज होंगे नहीं, पोलन भी पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। पोलन को स्टिग्मा तक लेकर जाना एक्टिवली होगा या पैसिवली, पैसिवली होता है, एक्टिवली नहीं होता। क्या बहुत सारे पोलन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, नहीं, कुछ ही पोलन स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखना बेटा, पॉलिनेशन वाटर में एक मरीन के लिए अलग दे रखा है और आपको फ्रेश वाटर के लिए अलग दे रखा है। तो फ्रेश वाटर में ऐसा बताया है कि फीमेल सरफेस पर आती है और पोलन भी सरफेस पे फर्टिलाइजेशन करता है, सही बात है। लेकिन मरीन वाटर वाले केसेस में, मरीन प्लांट्स वाले केसेस में सबमर्ज रहती है फीमेल और पोलन भी पानी के अंदर ही रिलीज होती है, ये डिफरेंस याद रखना। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, और ये भी करेक्ट आ गया। 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नहीं बेटा, विंड है, वाटर नहीं, पॉलिनेशन इज बाय विंड। एनसीईआरटी में पढ़ो बेटा, ये वाटर प्लांट है पर पॉलिनेशन इज बाय विंड नॉट बाय वाटर, यही तो एक्सेप्शन है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, इस बार हमें पॉलिनेशन बताना है वेलिसिनेरिया के लिए। अब वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर है, तो इनमें पॉलिनेशन के लिए फीमेल सरफेस पर आती है। ठीक है, फीमेल सरफेस पर आएगी, सबमर्ज्ड रहेगी नहीं, पोलन वाटर सरफेस पर रिलीज होंगे, जी हाँ, पानी के अंदर होंगे नहीं, आते लेकिन पैसिवली ही हैं, एक्टिवली नहीं आते। क्या बहुत सारे पोलन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, नहीं, सम ही पहुंचते हैं। देखो एकदम सेम स्टेटमेंट्स थी पर आंसर उल्टे हो गए। तो अब देखो कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, 1 3 5 और 8, 1 3 5 और 8, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट फॉर पोलन ऑफ वाटर पॉलिनेशन। लाइट पोलन का मिलना या नॉन स्टिकी पोलन का मिलना, ये विंड पॉलिनेशन के लिए चाहिए होता है। वाटर पॉलिनेशन में पोलन पे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वाटर से प्रोटेक्शन मिले,
और आपके मरीन वाटर पॉलिनेशन के केस में या मरीन प्लांट्स के वाटर पॉलिनेशन के केस में लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन मिलता है जो उसको मोटिलिटी देता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वाटर पॉलिनेशन के लिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अच्छा डी होगा ईदर बाय इंसेक्ट और विंड। इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड कहाँ लिखा है बेटा? अच्छा बी एंड सी, बी एंड सी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, फिर तो डी होगा बिल्कुल। ए मुझे लगा ए एंड बी लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही, क्या बात है, मतलब तैयार हो रहे हो तुम लोग एकदम नीट के लिए, सिली मिस्टेक नहीं करने वाले हो, भरोसा हो रहा है मुझे धीरे धीरे, थैंक यू तंजीम, सही बेटा एकदम। बी एंड सी करेक्ट है, विंड और इंसेक्ट होगा, बस वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं विंड और इंसेक्ट से हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म यूज डैश फॉर पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एनिमल्स का यूज करेंगे, विंड और वाटर का नहीं करेंगे, और एनिमल्स में भी इंसेक्ट, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। हाँ हाँ बिल्कुल शाहरम, आप एकदम करेक्ट थे, हमसे गलती हुई थी, एकदम करेक्ट थे आप। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन लेबल। अब दो तरीके के फ्लावर्स आपको दिखाए हैं, ओपन भी दिखाया है, क्लोज्ड भी दिखाया है। ये ओपन फ्लावर है, ये क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड फ्लावर को आप बोलते हो क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस, और ये हो गया आपके पास चैस्मोगैमस, क्योंकि ये ओपन फ्लावर है। अब देखो, 1 का क्लिस्टोगैमस और बी का चैस्मोगैमस। ठीक है, अब इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें एलोगैमी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं हमको। अब यहाँ पर बेटा आपको ना फ्रेश वाटर वेलिसिनेरिया का डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, फ्रेश वाटर प्लांट जिनके अंदर फीमेल फ्लावर सरफेस पर आती है, वहीं पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और वहां तक पॉलन ग्रेन भी सरफेस पर रिलीज होते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये वेलिसिनेरिया है, जी हाँ, पर क्या वेलिसिनेरिया में विंड पॉलिनेशन है? नहीं, वाटर पॉलिनेशन है। ठीक है, अच्छा हाइड्रिला मरीन ही नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये लोस्टेरा नहीं होगा, ये जूस्टेरा होगा, जूस्टेरा होगा, और जूस्टेरा मरीन है, जी हाँ, और उसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक बात है, ठीक बात है, होता है, लेकिन क्या ये जूस्टेरा दिखा रखा है? नहीं, ये वाटर पॉलिनेशन दिखा रखी है वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर में, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर का वाटर पॉलिनेशन दिखाया हुआ है, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट्स एनिमल्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में भी मेजॉरिटी बीज, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन यहाँ पर कौन करती हैं? बीज ही करती हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स के एग्जांपल्स में आप क्या क्या पढ़ते हो बेटा? बीज हैं, जी हाँ है, बटरफ्लाइज हैं, वेस्प है, बीटल है, लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड पॉलिनेशन नहीं करता, बैट करेगा, पीजन भी नहीं करेगा, बर्ड्स में ना सन बर्ड, हमिंग बर्ड ये करते हैं, पीजन पॉलिनेशन नहीं करता, लेपर्ड भी नहीं करता, लेमर फिर भी कर देता है ना। तो कौन कौन से हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5। थैंक यू ऋतिक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। अब इंसेक्ट को लाना है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे फ्लावर्स बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, और नेक्टर भी उनमें ज्यादा होता है, सही बात है। कलरलेस होंगे? नहीं। स्मॉल होते हैं तो क्लस्टर्ड होंगे, अगर छोटे हैं तो वो क्लस्टर करके रखते हैं ताकि कॉन्स्पिक्यूअस हो सके, एनसीईआरटी की लाइन है, अगर छोटे हैं तो इंसेक्ट की नजर में आने के लिए वो एकदम क्लस्टर होके रहते हैं ताकि एक साथ इंसेक्ट की नजर में आ जाए। अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और स्टिकी भी होने चाहिए ताकि जब बी आए पॉलिनेशन के लिए उसकी बॉडी से चिपक जाए और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाए तो पॉलिनेशन हो जाए। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी, दैट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 72 में क्या है? 72 में क्या? डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बीज करते हैं बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। बी आती है पॉलिनेशन करने तो फूल उसे बदले में क्या देता है? नेक्टर भी देता है, पॉलन ग्रेन भी देता है, दोनों ही रिवॉर्ड्स है, दोनों ही रिवॉर्ड्स हैं, बोथ बी एंड ए आ जाएगा, बोथ बी एंड ए आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, फ्लोरल रिवॉर्ड इन अमोर्फोफेलिस, मैंने आपको बताया टॉलेस्ट फ्लावर, फ्लावर 6 फीट से बड़ा है, इस केस में वो अपने पॉलिनेटर को क्या देता है? एक सेफ जगह देता है ताकि वो एग ले कर पाए। ये सेम चीज आप प्रोन्यूबा मोथ और युक्का प्लांट के अंदर भी देखते हो, जो हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोलॉजी में पढ़ते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, है ना। तो अमोर्फोफेलिस भी क्या करता है? सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए।
ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोन्यूबा मोथ एंड यूका प्लांट। प्रोन्यूबा मोथ और यूका प्लांट के बारे में इनमें से क्या क्या करेक्ट है। अच्छा, प्रोन्यूबा युक्का पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल के लिए, पर युक्का प्रोन्यूबा पर नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लांट मोथ पे डिपेंडेंट है लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है, ये गलत है। दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है बेटा, दोनों। मोथ को प्लांट चाहिए एग ले करने के लिए, लार्वा डेवलपमेंट के लिए। प्लांट को मोथ चाहिए वरना पॉलिनेशन नहीं होगा, नया फ्लावर नहीं बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल के लिए। देखो बहुत छोटा सा वर्ड है, इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग नहीं है, अकेले नहीं कर सकते। इंटरडिपेंडेंट, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग आप क्यों करते हो? अगर बहुत ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन से ओटोगैमस प्लांट के अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो आपको आउट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। अब आउट ब्रीडिंग से आप क्या प्रिवेंट करना चाहते हो? आप क्या प्रिवेंट करना चाहते हो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। क्रॉस तो करवाना ही है, जीनोगेमी तो करवानी ही, आप चाहते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, होमोजाइगोसिटी क्रिएट ना हो, उसको आप हटाना चाहते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों आता है? बहुत ज्यादा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से होमोजाइगोसिटी में कभी कभी रिसेसिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं और उस प्लांट की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसे आप बोलते हो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन से आता है। ये हमने स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में भी पढ़ा है, मैंने आपको रिवाइज करवाया है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इन। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में एक मेथड आपको दे रखा है कि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, मतलब उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, तो या तो इनका मेच्योरिटी का टाइम बदल दो, एंथर पहले मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा ना हो, या स्टिग्मा मेच्योर हो जाए, एंथर ना हो, या हाइट का डिफरेंस कर दो कि वहां तक पॉलन पहुंच ना पाए, है ना। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है, दोनों से ही आप प्रिवेंट कर सकते हो, दोनों से ही प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज नॉट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि स्टिग्मा अपने पॉलन को रिसीव ही नहीं करता, रिसीव ही नहीं करता, तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जी हाँ, ठीक है। इससे पोजिशनल सेपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से आप जिटेनोगेमी प्रिवेंट कर पाओगे, हाँ, वो अपने सेम प्लांट के, क्योंकि जीन्स तो सेम है ना, तो सेम प्लांट के स्टिग्मा, सेम प्लांट के किसी भी फ्लावर से पॉलन ग्रेन नहीं लेगा, नहीं लेगा, तो इसको भी आप प्रिवेंट कर पाओगे, सही बात है। तो इनकरेक्ट हो गया ये, आपसे नोट पूछा था, आपसे नोट पूछा था, इनकरेक्ट हो गया ये, पोजिशनल सेपरेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन अ प्लांट एश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर आप रखोगे एक प्लांट पे तो आप किस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो? ओटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो, ओटोगेमी एंड जिटेनोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो, सिर्फ जिटेनोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो, ओटोगेमी एंड जीनोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर रख रहे हो बेटा, देखो एक प्लांट है, प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल है और कह सकते हैं इसमें सिर्फ फीमेल है, तो इसी फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ऑटोगेमी आप प्रिवेंट कर लोगे। क्या आप जिटेनोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो सकता है यहां से पॉलन ग्रेन यहां आ जाए, आप जिटेनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों यूनिसेक्सुअल है, एक मेल है एक फीमेल है, तो आप इससे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हो। बढ़िया था क्वेश्चन, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, क्या कह रहे हैं 83 हमें? मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट का मतलब सेम प्लांट पर मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों सेम प्लांट पर है, हो सकता है यूनिसेक्सुअल हो सकता है बाइसेक्सुअल हो, लेकिन सेम प्लांट पर है, उसको आप मोनोशियस बोलते हो, ठीक है। मोनोशियस में आप ऑटोगेमी रोक पाओगे? नहीं। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी रोक पाओगे? नहीं, ठीक है। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी रोक पाओगे? नहीं, नहीं, ऑटोगेमी नहीं और जीनोगेमी भी नहीं, नो जिटेनोगेमी एंड, अच्छा आपसे पूछ रहे हैं एश्योर्स, मोनोशियस प्लांट क्या एश्योर करते हैं? रोकना नहीं है, क्या करवाएंगे, पक्का पक्का से करवाएंगे। तो मोनोशियस प्लांट में नो ऑटोगेमी, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप ऑटोगेमी? तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसमें तो सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं हमको।
मोनोशियस प्लांट में ऑटोगैमी नहीं हो ऐसा नहीं है, ऑटोगैमी हो सकती है मोनोशियस प्लांट में, ऑटोगैमी ना हो ऐसा नहीं होगा। और जिटेनोगैमी आप ठीक है, फिर भी यहाँ पर मोस्ट करेक्ट में ये हो जाएगा कि आप जिटेनोगैमी और जीनोगैमी रोक सकते हो, फिर भी मोस्ट करेक्ट आप ये लिख सकते हो कि जिटेनोगैमी और जीनोगैमी आप रोक सकते हो, आप दूसरे प्लांट पे रोक नहीं सकते। पर ऑटोगैमी तो एनीवे, ऑटोगैमी वाले तो सारे ऑप्शन ही कट कर दो, है ना। ऑटोगैमी तो नो ऑटोगैमी आप एश्योर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऑटोगैमी हो जाएगी, पक्का ऑटोगैमी हो जाएगी। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 84, डायोशियस प्लांट, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, याद रखना बेटा, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं होगी, अब ये स्टेटमेंट ठीक है। आप उसमें ऑटोगैमी रोक सकते हो, आप उसमें जिटेनोगैमी रोक सकते हो, ठीक है ठीक है, पर आप जीनोगैमी नहीं रोक पाओगे। आंसर बी चला जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। इस पूरे के पूरे प्लांट पे मान लेते हैं सिर्फ मेल है, अब सिर्फ मेल है तो वो ऑटोगैमी भी नहीं कर पाएगा, जिटेनोगैमी भी नहीं कर पाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, इफ अ रॉन्ग पोलन फ्रॉम अदर स्पीशीज और सेल्फ इनकम्पैटिबल लैंड्स ऑन स्टिग्मा, बेटा स्टिग्मा के पास पार होती है रिजेक्ट करने की या एक्सेप्ट करने की। अगर जो पोलन आया है वो रॉन्ग है तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है। पोलन जर्मिनेट्स बट पोलन ट्यूब कैन नॉट ग्रो इन स्टाइल, पहली बात एनसीईआरटी लिखती है कि पोलन जर्मिनेशन का मतलब ही ये होता है कि पोलन ट्यूब का ग्रो करना स्टाइल के अंदर। तो पोलन जर्मिनेट कर रहा है पर पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर रही है, स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। पोलन जर्मिनेट करने का मतलब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, बट आप बाकी ऑप्शन रीड कर लो। पोलन जर्मिनेट करेगा ग्रो करेगा पॉसिबल ही नहीं है, अगर इनकम्पैटिबल है तो पोलन ग्रो नहीं करेगा। डज नॉट जर्मिनेट एट ऑल, ये बात बिल्कुल सही है, जर्मिनेट नहीं करेगा बेटा, पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो नहीं करेगी। यहाँ पर इन स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है, बट ये बात सही है कि पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी, तो आप ए और सी को करेक्ट मान के यहाँ पर आंसर डी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर रही है, जर्मिनेट नहीं कर रहा, एक ही बात है, एक ही बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं, व्हेन पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, अगर एक बार पोलन ट्यूब बन गई तो उसके अंदर क्या होगा, content of pollen grains is distributed uniformly, content of pollen grain move into pollen tube, content of pollen grain distributed non-uniformly, content of pollen grain is distributed non-uniformly more in pollen tube। ऐसा कुछ नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वाला नहीं है बेटा, जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है दोनों मेल गैमेट उसके अंदर आ जाते हैं, तो सारा कंटेंट पोलन ट्यूब में आ जाता है, कंटेंट पोलन ग्रेन का पूरा पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस किस में होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड सेल में, और सिनर्जिड सेल कहाँ होती है, माइक्रोपाइल की तरफ। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, इमैस्कुलेशन इज डन इन, इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को हटा देना, मेल पार्ट को हटा देना, ये हम कब करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट दोनों है, दोनों है तो आप मेल हटाते हो ताकि सिर्फ फीमेल रहे और उस फीमेल को आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के पोलन से फर्टिलाइजेशन करवा पाओ। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 89 हमें, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर, द ई, अच्छा रुको एक बार इसको दोबारा देखते हैं, इमैस्कुलेशन इज डन इन, ठीक है। हम अगर इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से देखें तो आपके पास एक प्लांट था, उस प्लांट में मान लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर था, मेल भी था और फीमेल भी थी, मेल भी था और फीमेल भी थी। आपको इसको फीमेल पेरेंट बनाना है, अपने हाइब्रिडाइजेशन का इसको फीमेल पेरेंट बनाना है, तो आप इसके अंदर इमैस्कुलेशन करोगे, तो आप इसके अंदर इमैस्कुलेशन करोगे, यहां से आप मेल हटाओगे ताकि सिर्फ क्या रह जाए, फीमेल, और ये किसकी तरह बिहेव करे, फीमेल पेरेंट की तरह बिहेव करे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, वैसे अगर आप इसको सोचो तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, फीमेल पेरेंट। आप जब प्रोसेस करते हो बेटा फर्टिलाइजेशन का, तो जिसको फीमेल बनाना है उसमें से मेल हटा देते हो, है ना, और जो मेल पेरेंट है उसमें तो मेल है ही, तो उसमें आप मेल को नहीं हटाते, वो आपके मेल की तरह बिहेव कर लेता है, उससे आपको पोलन ग्रेन लेना है। लेकिन जिस प्लांट को आपको फीमेल पेरेंट की तरह बिहेव करवाना है उसमें से आपको सारे के सारे एंड्रोशियम्स हटाने पड़ेंगे, तो जो इमैस्कुलेशन आप करते हैं वो फीमेल पेरेंट का करते हैं, है ना, बिल्कुल आंसर बी होगा, बी होगा, बिल्कुल बी होगा 88 का। आगे देखो 89, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर बैग टू, एक बार अपनी मेल हटा दिया, आप फीमेल की बैगिंग करते हो। क्यों बैगिंग करते हो, सनलाइट से बचाना है, नहीं,
रेन से बचाना है नहीं, इंसेक्ट से बचाना है नहीं, कोई अनवांटेड पॉलन ना आ जाए, आपकी मर्जी का पॉलन ही फर्टिलाइजेशन करे, कोई अनवांटेड ना आ जाए, इसलिए आंसर होता है सी। आंसर होता है सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90। इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, फीमेल पेरेंट है, सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो किसकी जरूरत नहीं है, इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब वो है यूनिसेक्सुअल तो आपको मेल नहीं हटाना, लेकिन बैगिंग की जरूरत है, क्योंकि मान लिया सारी की सारी सिर्फ फीमेल है, पर कोई और पॉलन भी तो आ सकता है, अनवांटेड पॉलन आ सकता है जो आपको नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं हम फीमेल पेरेंट के अंदर, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है पर बैगिंग की जरूरत है, आंसर होगा सी। पर बैगिंग की जरूरत है, आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 91। आइडेंटिफाई द फिलीफॉर्म अपैरेटस इन गिवन फिगर। अब आपको यहां पर क्या दे रखा है बेटा, आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखाया है, आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखाया है। माइक्रोपाइलर एंड में आपको पता है दो सिनर्जिड है और एक एग सेल है। अब सिनर्जिड में यहां पर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे ये सिनर्जिड है, तो ये सिनर्जिड का एग है, सॉरी सिनर्जिड का न्यूक्लियस है, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरफ ये जो लेबलिंग नहीं बनी हुई ये एग का न्यूक्लियस है, ये एग का न्यूक्लियस है। ये आपके पास सेंट्रल सेल है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल है। और ये कवरिंग है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ कोर्स, ये कवरिंग है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ कोर्स। अब एक बार लेबलिंग करो, आपको फिलीफॉर्म अपैरेटस ही बताना है बस, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो 92। पोलन ट्यूब रिलीज मेल गैमेट इनटू, सिनर्जिड का फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करता है पोलन ट्यूब को, और एक बार पोलन ट्यूब वहां आती है बेटा, उसी सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपने मेल गैमेट रिलीज कर देती है, उसी सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपने मेल गैमेट रिलीज कर देती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सर्कल करो ताकि गलती ना हो, इनकरेक्ट बताना है आपको। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, सही बात है, एक मेल गैमेट एग सेल से, एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। सिनगैमी से डायोड ऑफ सेल बनते हैं, सिनगैमी से जाइगोट बनता है बेटा। सिनगैमी क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उससे डायोड ऑफ सेल नहीं बनते, उससे जाइगोट बनता है। जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, सही बात है। फिर उनमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, क्योंकि 3 हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, पीईएन बनता है, ये बात भी करेक्ट है, सिर्फ ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सिनगैमी से जाइगोट बनता है, डायड नहीं, जाइगोट बनता है, डायड नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94, किसकी बात हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन मतलब एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना, तीनों हैप्लॉइड है, तीनों हैप्लॉइड है तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ थर्ड मेल गैमेट, मेल गैमेट 3 होते ही नहीं, 2 होते हैं। फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड सेल्स, जी हाँ। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद एग सेल, उसको कभी ट्रिपल फ्यूजन नहीं कहते, उसको सिनगैमी कहते हैं, और पहली बात पहला मेल गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक्चुअली इट इज द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 3 हैप्लॉइड सेल्स नहीं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट वाला न्यूक्लियस, तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसे आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हो, आंसर होगा डी। डायोड मतलब संदीप 2 सेल का बनना, जैसे मियोसिस 1 होती है ना, तो मियोसिस 1 के बाद एक सेल से डायोड बनता है ना, तो डायोड 2 को रिप्रेजेंट करता है, 2 सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो बेटा, सिनगैमी, मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ, सिनगैमी का मतलब है एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके साथ एक एग सेल का न्यूक्लियस, जब उनका फ्यूजन होता है दोनों गैमेट्स का तो सिनगैमी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियस, इनके बीच में फ्यूजन होता है, इनके बीच में फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिलके इनको आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन, इनको आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन प्लस डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है।
ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन माइनस सिनगैमी, ये भी सही है बेटा, ये भी सही है। डबल फर्टिलाइजेशन में से ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी माइनस करोगे तो ट्रिपल फ्यूजन आ जाएगा, ये तो वही बात हो गई ना। A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए माइनस ए, अच्छा C इज इक्वल टू A माइनस बी, तो ये वही बात लिखी हुई है इन दोनों में, तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों सही हैं तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, डी। डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, सेंट्रल सेल आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन बिकम्स, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक तरफ तो आपके पास जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, और जहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाता है, सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, पीईसी। और जाइगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग सेल है वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में कन्वर्ट होता है, पीईसी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, लेबलिंग करनी है आपको सही से। तो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइक्रोपाइल एंड है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चैलेजल एंड है। तो यहां पर मुझे बताओ बेटा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिनर्जिड है, ये ऊपर की तरफ सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, एक सेल जो यहां पर आपको दिख रहा है, एक सेल जो यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये आपका एग सेल का फ्यूजन होने के बाद बना हुआ जाइगोट है, क्योंकि बाकी सिनर्जिड तो डीजेनरेट कर रहे हैं, है ना। इस तरफ आपके पास एंटीपोडल सेल्स हैं, वो भी डीजेनरेट कर रहे हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये भी डीजेनरेट कर रहे हैं। ये सेंटर का जो आपका सेंट्रल सेल है ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना लेता है, इधर आपके पास 3n वाला प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, और ये जो पूरा सेल है ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाता है। अब देखो जरा लेबलिंग, 1 आपके पास जाइगोट है, 2 आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस नहीं है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, और इस तरफ आपको डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर आप इसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स नहीं है, ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, अब आप एम्ब्रियो पर आ चुके हो, अब आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है ना। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बेटा सबसे पहले बनता है एक प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से डेवलप होता है ये जिसे आप कहते हो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से डेवलप होता है ये जिसे आप कहते हो हार्ट शेप एम्ब्रियो, है ना, हार्ट शेप एम्ब्रियो आपको दिखाई देता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो आपको दिखाई देता है। और फाइनली आता है आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो, फाइनली आता है आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो में, ये आपके सस्पेंसर्स सेल हैं, ये आपके सस्पेंसर्स हैं। ठीक है, ये मैच्योर एम्ब्रियो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं जूम कर आपको दिखा रही हूं, एक ये और एक ये दोनों कॉटलीडेंस हैं, ये दोनों कॉटलीडेंस हैं। अब जरा मैचिंग कर लो, ग्लोब्यूलर है, हार्ट शेप है, सस्पेंसर है और कॉटलीडेंस है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99, फिर से आपको एम्ब्रियो दिखाया, पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया है। यहां पर 2 कॉटलीडन है, तो ये डाइकोट होगा या मोनोकोट, ये डाइकोट होगा, ये डाइकोट होगा, मोनोकोट नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, डाइकोट है, डाइकोट है, और उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट दिखाई है, आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद आपका सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाता है, जाइगोट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन में बन जाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, ओव्यूल से सीड बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, ओवरी से फ्रूट बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो आपके पास 4 ऐसे इवेंट्स हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यहां पर आएंगे, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101, क्या कह रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, पहले एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। बेटा ये प्रोसीड और प्रीसीड का फर्क समझते हो, प्रीसीड मतलब पहले हो जाना, प्रोसीड मतलब बाद में होना।
ठीक है, प्रीसीड मतलब पहले हो जाना, प्रोसीड मतलब बाद में होना। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है, यानी उसके बाद होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, एम्ब्रियो सैक तो बहुत पहले बन जाता है और एंडोस्पर्म तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, एकदम सही बात है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले होता है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म बनाता है, वो एंडोस्पर्म बनाता है। इससे पहले कि एम्ब्रियो बने आपका एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म पहले बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको डेवलपमेंट के टाइम इस एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ेगी, तो एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से पहले होता है नहीं, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102, एंडोस्पर्म का टिश्यू कैसा है? 3N न्यूक्लियस है, याद है एंडोस्पर्म, पीईसी सेंट्रल सेल, 3N यानी ट्रिप्लॉइड, 3N है। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म बनता है पहले आपका 3N फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सेल्यूलर डिवीजन। देखो दो तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो जो आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है अगर वो लगातार न्यूक्लियर डिवीजन करते रहें, बाहर सेल वॉल ना बने, उससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, उससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? ए, न्यूक्लियस के फ्री डिवीजन से बनता है, सेल को इंक्लूड नहीं करना है, सेल को इंक्लूड नहीं करना है, सेल को इंक्लूड करते ही सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। आप सिर्फ फ्री न्यूक्लियर की बात करो, आंसर ही होगा, आंसर ही होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू आर फिल्ड विद, एंडोस्पर्म में क्या है? फूड मटेरियल है, किसके लिए? आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, प्लांट सेल के लिए नहीं, जाइगोट के लिए नहीं, एम्ब्रियो के लिए। जो एम्ब्रियो आगे डेवलप कर रहा है, जो एम्ब्रियो आगे डेवलप कर रहा है, वैसे देखा जाए तो डेवलपिंग जाइगोट ही तो एम्ब्रियो बनाता है। अगर आप इसको इस तरीके से सोचो तो आपका जाइगोट एम्ब्रियो में तो डेवलप हो रहा है, तो उस डेवलपिंग जाइगोट के लिए या आपके एम्ब्रियो के लिए, दोनों के लिए रिजर्व फूड मटेरियल है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आंसर आप डी देंगे, यहाँ पे आंसर आप डी देंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105, कोकोनट वाटर एंड व्हाइट कर्नल, कोकोनट खाया, नारियल खाया, उसके अंदर पानी भी रहता है और वो व्हाइट वाला हिस्सा जो हम खाते भी हैं, जो पानी वाला हिस्सा है वाटर है वो एंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट कर्नल है वो भी एंडोस्पर्म है, लेकिन उसमें से जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो बेटा वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, वहां पर सेल डिवीजन हो चुका होता है, सेल की मेम्ब्रेन बन चुकी होती है, तो वो आप सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 106, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। कभी कभी जब तक सीड मैच्योर होता है उस टाइम तक एंडोस्पर्म बचता नहीं, एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म खा चुका होता है। इनको, ऐसे सीड्स को आप बोलते हो नॉन एल्ब्यूमिनस, क्योंकि इनके अंदर बाद में एंडोस्पर्म नहीं रहता, तो इन्हें आप नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हो। इसमें ग्राउंडनट आ जाएगा आपके पास, है ना, पीज आ जाएंगे, बीन्स आ जाएंगे, 3 एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ग्राउंडनट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंडनट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107, अगर उस मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म रह जाए तो इनको आप बोलते हो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, तो इन्हें आप एक्स एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हो। तो देखो बेटा, बी, पीन्स और ग्राउंडनट ये तो नॉन एल्ब्यूमिनस है, तो पी भी नहीं हो सकता, बीन्स भी नहीं हो सकता, कैस्टर एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टर, आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टर। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं? कैस्टर का भी दे रखा है, कोकोनट का भी दे रखा है, जो कि एंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, बीन्स और ग्राउंडनट, एंडोस्पर्मिक में कैस्टर और कोकोनट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108, एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? आपका एम्ब्रियो जहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट जहां पर एग है, एग माइक्रोपाइल पे है, तो आपका एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइल पे बनेगा, आंसर होगा ए, एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइल पे बनेगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, वैसे सारी चीजें माइक्रोपाइल पे होती हैं, याद रखना, जो पहला फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइक्रोपाइल पे है, ठीक है, एग सेल माइक्रोपाइल पे है, जाइगोट माइक्रोपाइल पे है, और आपका एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइल पर ही होगा।
आगे देखो 109, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है डाइकोट के एम्ब्रियो के लिए, ठीक है, पूरा सीक्वेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो से पहले एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो देखो जरा 1, 4, 5, 2 और 3, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, अभी क्वेश्चंस में ही हमने रिवाइज किया था, है ना। आगे देखो 110 क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन पार्ट्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट एम्ब्रियो। बहुत ढंग से देखना, डाइकोट का एम्ब्रियो अगर आप देखोगे तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखेगी प्लूम्यूल और रेडिकल के साथ, कॉटलिडेंस दिखेंगे 2, स्क्यूटलम नहीं मिलेगा, वो मोनोकोट में होता है, डाइकोट में नहीं होता, ठीक है। जहां से कॉटलिडन आ रहे हो उस बेस के नीचे आपको हाइपोकोटाइल दिखेगा, उसके ऊपर आपको एपिकोटाइल दिखेगा। हाइपोकोटाइल की टिप पे आपको रूट टिप या रेडिकल दिखेगा जिसको रूट कैप ने कवर कर रखा होता है। तो बाकी सारी चीजें डाइकोट में मिलती हैं स्क्यूटलम को छोड़ के, तो आंसर हो जाएगा 4 थिंग्स इनमें से आपको डाइकोट में मिलेंगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सा पार्ट मोनोकोट के एम्ब्रियो में है। तो मोनोकोट में एक ही कॉटलिडन होता है जिसे स्क्यूटलम कहते हैं, तो यहां पर आप कॉटलिडन मत गिनो, आप स्क्यूटलम गिन लो, ठीक है। अच्छा, इनके पास भी एम्ब्रियो एक्सिस है, प्लूम्यूल और रेडिकल है, प्लूम्यूल को कवर करता है कॉलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करता है कॉलियोराइजा, तो दोनों है आपके पास। उसके सिवा रेडिकल और रूट कैप तो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी। तो आंसर फिर से क्या आएगा आपके पास 4, आंसर फिर से क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। बस यहां पर स्क्यूटलम है, यहां पर कॉटलिडन्स है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इन, एपिकोटाइल एंड करता है प्लूम्यूल में, हाइपोकोटाइल एंड करता है रेडिकल में। रेडिकल का ही दूसरा नाम रूट टिप होता है, एक ही बात होती है बेटा, रेडिकल का ही दूसरा नाम रूट टिप होता है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, रेडिकल को ही रूट टिप बोलते हैं, प्लूम्यूल को ही शूट टिप बोलते हैं, याद रखना, याद रखना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113, डाइकोट के एम्ब्रियो में, डाइकोट के एम्ब्रियो में रूट टिप को रूट कैप कवर करती है, जी हां। डाइकोट में स्क्यूटलम मिलेगा, बिल्कुल नहीं, मोनोकोट में मिलता है। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन इज हाइपोकोटाइल इन डाइकोट एम्ब्रियो, कॉटलिडन के लेवल के बिलो हाइपोकोटाइल होता है, अबव एपिकोटाइल होता है, सही बात है। डाइकोट के एम्ब्रियो में एपिकोटाइल एंड करता है स्टेम टिप या प्लूम्यूल में, बिल्कुल सही बात है, स्टेम टिप या प्लूम्यूल एक ही बात होती है। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं बच्चे, एक ही इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट तो एक ही इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ ये इनकरेक्ट है, सेकंड वाला, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो किसकी बात हो रही है, ग्रास फैमिली, मोनोकोट, मोनोकोट में स्क्यूटलम मिलता है, कॉटलिडन का दूसरा नाम स्क्यूटलम होता है मोनोकोट में, ठीक है, आंसर होगा ए। आगे देखो 115, अब एम्ब्रियो का डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है, एम्ब्रियो का डायग्राम दे दिया आपको, तो आप बताइए ये क्या है। इसके अंदर आपको 2 कॉटलिडन दिख रहे हैं, तो ये डाइकोट का सीड है, डाइकोट का सीड है। यहां पर आपको एक ही कॉटलिडन दिख रहा है जिसको स्क्यूटलम बोलते हैं, तो ये मोनोकोट का सीड है, ये मोनोकोट का सीड है। अब जरा देख लो, पहला वाला ग्रास का एम्ब्रियो है, नहीं, ग्रास मोनोकोट होती है, वो डाइकोट है। दूसरे वाला डाइकोट का एम्ब्रियो है, नहीं, मोनोकोट का है। दूसरे वाला एम्ब्रियो मोनोकोट का है, जी हाँ, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 116, लेबलिंग करनी है। डाइकोट का एम्ब्रियो आपको दिया हुआ है, कैसे पता लग रहा है डाइकोट का एम्ब्रियो, अब तो इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, अब तो पता लगना चाहिए कि ये डाइकोट का एम्ब्रियो है। आपको 2 कॉटलिडन दिख रहे हैं, ये डाइकोट है ना। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा आपको दिखता है, ये लेवल ऑफ कॉटलिडन के ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये आपके पास जो आ रहा है ये एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल का टिप यानी कि प्लूम्यूल है, एपिकोटाइल का टिप यानी कि प्लूम्यूल है, ठीक है। और इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपोकोटाइल है, ये आपके पास दोनों कॉटलिडन्स हैं, ये आपके पास दोनों कॉटलिडन्स हैं। तो 3 आपके पास कॉटलिडन है, सी आपके पास हाइपोकोटाइल है, और ये टिप प्लूम्यूल की होती है, एपिकोटाइल की टिप उसको प्लूम्यूल बोलते हो, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो 117, एक मोनोकोट का एम्ब्रियो आपको दिखाया हुआ है। मोनोकोट के एम्ब्रियो में ये इकलौता आपको कॉटलिडन दिखता है जिसे स्क्यूटलम कहते हैं, ठीक है, जिसे स्क्यूटलम कहते हैं। स्क्यूटलम के बाद ये वाला हिस्सा आपके पास एपीब्लास्ट है, ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा यहां पर निकला हुआ है ये एपीब्लास्ट है, ठीक है। इस तरफ आपके पास होता है प्लूम्यूल या शूट अपेक्स,
प्लूम्यूल या शूट टिप, ठीक है, जिसको कवर करती है कॉलियोप्टाइल, है ना। इस तरफ आपको दिखता है, ये आपके पास होता है रेडिकल या रूट टिप, जिसको रूट कैप कवर कर रही है ना। ये सबसे पहले आपको एक रूट कैप दिख रही है, और इसके बाहर जो शीथ होती है इसे बोलते हो कोलियोराइजा। कोलियोराइजा इन्होंने आपसे नहीं पूछा, तो जरा मार्क कर लो। आपके पास 1 एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है, ठीक है। 2 आपके पास स्क्यूटलम है, दोनों में स्क्यूटलम लिखा हुआ है। 3 आपके पास कॉलियोप्टाइल है या रूट कैप है, तो रूट कैप है। कॉलियोप्टाइल पहली बात प्लूम्यूल पे होगी, रेडिकल पे नहीं होगी, वहां कोलियोराइजा होती है, और ये रूट कैप है बेटा। ये जो यहां पर है ना, ये कोलियोराइजा होती है, ये कोलियोराइजा होती है, ठीक है। और 4 आपके पास शूट टिप या प्लूम्यूल है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 118, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल शूट को कवर करने वाला एक होलो स्ट्रक्चर है, सॉलिड नहीं है, होलो स्ट्रक्चर है, एकदम होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा में एक्चुअली होलो या सॉलिड की बात ही नहीं की जाती, रूट साइड पे कवर करने वाली एक कवरिंग अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। कोलियोप्टाइल एक होलो स्ट्रक्चर है, कोलियोराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो रूट कैप को कवर कर रही है, आंसर होगा सी। याद रखना इन दोनों की डेफिनेशन। आगे देखिए 120, अच्छा, सीड के बारे में बताया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम फाइनल प्रोडक्ट होता है सीड, जी हाँ। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनता है, जी हाँ। सीड फ्रूट के अंदर इनसाइड बनता है, जी हाँ। सीड में एक सीड कोट होता है जो इंटेग्यूमेंट्स से बनता है। कॉटलिडन्स है जिसमें फूड न्यूट्रिशन स्टोर है, और एक एम्ब्रियो एक्सिस है प्लूम्यूल और रेडिकल बनाने के लिए, जी हाँ। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे पूछ रहे इनकरेक्ट क्या है, 0, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, सब एकदम सही है, सब एकदम सही है। आगे देखो 121, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। मैंने आपको बताया जब एंडोस्पर्म नहीं रहता मेच्योर सीड में, उन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। तो जैसे पी, बीन्स या ग्राउंडनट आता है, ठीक है। तो इनमें एंडोस्पर्म होता है, नहीं होता। एंडोस्पर्म बचता है, नहीं बचता। ये कैस्टर में मिलेगा, नहीं, कैस्टर तो एल्ब्यूमिनस है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये आपको किस में मिलता है, पी, बीन्स और ग्राउंडनट, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 122, अब आपसे ग्राउंडनट ही पूछ लिया, तो ग्राउंडनट में एल्ब्यूमिन नहीं रहता, एंडोस्पर्म नहीं रहता, तो ये एल्ब्यूमिनस नहीं है, ये नॉन एल्ब्यूमिनस है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन हमने अलग अलग तरीके से देख लिया, आपको ये समझने के लिए कि कितने तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अच्छा, पेरिस्पर्म की बात हो रही है। पेरिस्पर्म क्या है, कभी कभी सीड मैच्योर हो जाता है लेकिन न्यूसिलस डीजेनरेट नहीं करता, न्यूसिलस रह जाता है। ऐसे परसिस्टेंट न्यूसिलस को आप पेरिस्पर्म बोलते हो। इसके 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक बीट और एक ब्लैक पेपर, एक बीट और एक ब्लैक पेपर, ठीक है। अच्छा, पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूक्लियस, देखो न्यूसिलस नहीं बोला, अब जान पूछ के इन्होंने ए ऑप्शन में परसिस्टेंट लिखा है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी की लाइन परसिस्टेंट न्यूसिलस है, तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस लिख के आपको कंफ्यूज किया, न्यूक्लियस नहीं न्यूसिलस, ये गलत हो जाएगा। बीट में मिलता है, जी हाँ। एंडोस्पर्म की बात इसमें हो रही है, नहीं। मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं, इट इज फाउंड इन बीट, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बी, डी नहीं। देखो बेटा, न्यूसिलस नहीं, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124, ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनाते हैं, सीड कोट। ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट है वो बाद में जाकर सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल सीड में रह जाता है। ओव्यूल में एक माइक्रोपाइल था, एक पोर था, वो सेम पोर सीड में रह जाता है, और वो सीड में फिर वाटर की एंट्री, ऑक्सीजन की एंट्री, उन सब के लिए वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ये आपके सीड में होता है, सीड के अंदर नहीं होता, एब्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, सीड के अंदर नहीं है, सीड कोट पे, जो बाहर की कवरिंग है ना सीड कोट, उस पे होता है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। एक छोटा सा पोर बना के, माइन्यूट पोर बना के सीड कोट पे होता है, आंसर होगा डी। आगे देखो 126, माइक्रोपाइल प्लेज रोल इन, माइक्रोपाइल उस पोर की तरह बिहेव करेगा जहां से वाटर की एंट्री हो पाएगी, वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री हो पाएगी, तो इट विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू सीड, फाइनली सीड जर्मिनेशन करवाना है ना, उसके लिए। आगे देखें, मेच्योर सीड हैज, एक बार जब सीड मेच्योर होता है बेटा, वो ड्राई हो जाता है, उसको स्टोर करना है ना, तो एक बार के लिए वो अपना वाटर कंटेंट कम कर लेता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर लेता है, खुद एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी करती है कुछ टाइम के लिए, अगर तुरंत जर्मिनेट होगी तो आप कभी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो मेच्योर सीड में मोर तो बिल्कुल भी नहीं, पानी कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, आंसर होगा सी,
आंसर होगा सी, वाटर और मेटाबॉलिज्म दोनों कम होता है उसके अंदर, ठीक है, आंसर होगा सी, क्योंकि आपको उसको स्टोर करना है, डोरमेंसी रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 128, द एम्ब्रियो इज द मेच्योर सीड इन अ मेच्योर सीड। एक मेच्योर सीड में जो एम्ब्रियो है, क्या वो एसेंशियली जर्मिनेट करेगा ही करेगा? ऐसा नहीं है। क्या वो डोरमेंसी में एंटर कर सकता है? जी हाँ। क्या हमेशा वो पहले डोरमेंसी करेगा बाद में जर्मिनेशन? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर मोस्टली या बहुत ज्यादा आपने देखा है कि वो डोरमेंसी में एंटर करता है, तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 129, करेक्ट मैच आपको बताना है, मैच्योरेशन ऑफ फ्लावर इनटू फ्रूट। ओव्यूल की वॉल पेरिकार्प बनाती है? नहीं, फ्रूट की वॉल पेरिकार्प बनाती है। ओवरी की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं आप, जो ओवरी फ्रूट में मैच्योर हुई है ना। न्यूसिलस जो रह जाता है वो पेरिडर्म बनाता है? नहीं, पेरिस्पर्म बनाता है, पेरिडर्म नहीं बनाता। ओवरी से सीड बनता है? नहीं, ओव्यूल से सीड बनता है। सारे ही गलत है, सारे ही गलत है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, सारे ही गलत है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130, आप इनमें से कौन सा फ्लैशी फ्रूट्स है? कुछ फ्रूट्स बहुत ड्राई होते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, जैसे मस्टर्ड हो गया, ये ड्राई हैं। कुछ फ्लैशी हैं, जैसे गवावा हो गया, जैसे ऑरेंजेस हो गया, है ना, तो वो फ्लैशी हैं। इनमें से फ्लैशी फ्रूट गवावा है, गवावा है। मस्टर्ड और ग्राउंडनट दोनों ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 131, इन फॉल्स फ्रूट्स, आपको इनकरेक्ट बताना है। फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो पूरे के पूरे ओवरी से नहीं बने, साथ में कुछ हिस्सा आउटसाइड दी ओवरी, जैसे थैलेमस भी फ्रूट का पार्ट बन गया, उनको आप फॉल्स फ्रूट बोलते हो, ठीक है। तो इनमें फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी आर इन्वॉल्व्ड? जी हाँ। थैलेमस में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन? जी हाँ, ये तो होता ही है। इसमें एग्जाम्पल में आगे एप्पल, कैश्यू और ग्राउंडनट। बेटा एग्जाम्पल दे रखे एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी, ग्राउंडनट नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें फ्रूट ओवरी में डेवलप नहीं हो, फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होता, होता है पर साथ में और भी पार्ट होते हैं। तो अब यहां पर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो कंपैरेटिवली ये फिर भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि सिर्फ ओवरी से नहीं बना, तो आप आंसर क्या दे दोगे? सी। आप आंसर क्या दे दोगे? सी, ठीक है। आगे देखो बेटा, हम लास्ट पर ही हैं इस चैप्टर के, है ना, तो यू डोंट, मतलब यू वॉन्ट हैव मच अदर क्वेश्चंस, है ना, मेनी अदर क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना, बिना फर्टिलाइजेशन हुए फ्रूट बन जाना। प्लांट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं, फ्रूट का बनना, ठीक है, बनाना इसका एग्जाम्पल है। जी हाँ। आप पार्थिनोकार्पी ग्रोथ हार्मोन से इंड्यूस करा सकते हो? जी हाँ। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनमें सीड नहीं होता? बिल्कुल। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 133, अब आपको अलग अलग तरीके के फ्रूट्स दिखाए हुए हैं एकदम लास्ट सेकंड पेज पे एनसीईआरटी में, उसमें आपको ये वाला फ्रूट दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म बताना है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये सब क्या है? पहले इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपके पास कॉटलीडन है, ठीक है, कॉटलीडन है। कॉटलीडन के बेस के नीचे वाले लेवल को आप हाइपोकोटाइल बोलते हो, तो ये आपको हाइपोकोटाइल दिख रहे हैं, ये आपको कॉटलीडन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो कवरिंग है, क्योंकि ये सीड है तो इसको सीड कोट कहते हैं। ये कॉटलीडन है, ये कॉटलीडन है, तो कॉटलीडन के बाहर न्यूट्रिशन सेव है, जिसे आप एंडोस्पर्म बोलते हो। ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन सेव है, जिसे आप एंडोस्पर्म बोलते हो, तो ये आपके पास एंडोस्पर्म है। तो आपको यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना था? एंडोस्पर्म 2 में है बेटा, 2 में, एंडोस्पर्म 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, फिर से आपको एक सिंगल कॉटलीडन वाला सीड दिखाया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कॉटलीडन कहाँ है। ये आपको दिख रहा है, ये बाहर की तरफ कवरिंग है, इसे तो सीड कोट कहते हैं, इसे तो सीड कोट कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, यहां से आपका कॉटलीडन आ रहा है ना, तो इसकी टिप ये एपिकोटाइल हो जाएगा। एपिकोटाइल में आपको शूट टिप मिलेगी, है ना। नीचे की तरफ आपको हाइपोकोटाइल मिलेगा, जहां आपको रूट टिप मिलेगी। ये एंडोस्पर्म है। आपको कॉटलीडन बताना है, तो ये आपका कॉटलीडन है, ये आपका सिंगल कॉटलीडन है, ये आपका कॉटलीडन है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1, ठीक है। जहां से कॉटलीडन आ रहा है उस बेस के ऊपर आपको मिलता है एपिकोटाइल और नीचे आपको मिलता है हाइपोकोटाइल, तो ये वो दोनों दिखाए हुए हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 135, ये डायग्राम आपने आगे भी देखा है, मॉर्फोलॉजी में भी हमने इसको देखा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक मोनोकोट का सीड दिख रहा है, आपको स्क्यूटलम बताना है। ये एम्ब्रियो एक्सिस होती है बेटा, ये आपके पास
एम्ब्रियो एक्सिस होती है, जिसमें इस तरफ प्लूम्यूल है, इस तरफ रेडिकल है। प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल, इधर कवरिंग कॉलियोराइजा। इस एम्ब्रियो के सिर्फ एक तरफ, इस एम्ब्रियो एक्सिस के सिर्फ एक तरफ एक कॉटलेडन होता है जिसे स्क्यूटलम बोलते हैं। ये स्क्यूटलम है, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। ये जो कवरिंग है ये सीड की कवरिंग है, ये सीड कोट है, ठीक है बच्चे। तो अब बताओ स्क्यूटलम क्या हो जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट हुआ हुआ है। ये तो आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए, इसके आने के भी चांसेस है, ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 136। आपको फ्रूट दिखाया हुआ है एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। दोनों फॉल्स फ्रूट होते हैं क्योंकि इन दोनों में ओवरी के सिवा थैलेमस भी फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो ठीक है, एप्पल लीची, ऑफकोर्स लीची नहीं, स्ट्रॉबेरी दिखाया हुआ है। पहली बात, स्ट्रॉबेरी में बेटा यहाँ पर जो कवरिंग है ना फ्रूट की, अब वो ट्रू नहीं है, तो वो यू कार्प नहीं है, वो शूडो कार्प है। क्यों? क्योंकि उसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व है। तो सिर्फ आपके पास एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, ट्रू कार्प नहीं आ रहे, उसके सिवा आपके पास ये बाहर की तरफ थैलेमस भी है, तो इसको शूडो कार्प बोलेंगे। आंसर होगा डी। आगे देखो 137। एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है वो इंसेक्ट्स करते हैं, है ना। तो वो वाटर पे डिपेंडेंट है? नहीं। पॉलिनेशन होना या फर्टिलाइजेशन होना एंजियोस्पर्म में वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। दोनों ही वाटर के इंडिपेंडेंट है, दोनों के लिए पानी नहीं चाहिए, दोनों के लिए पानी नहीं चाहिए। आगे देखो 138। सीड्स को स्टोर करना है। अगर आप चाहते हो सीड स्टोर हो, मतलब आप चाहते हो वो जर्मिनेट ना करे, वो अच्छे से स्टोर रहे, है ना। तो सीड की स्टोरेज के लिए डिहाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। डोरमेंसी इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। दोनों ही चीजें चाहिए। एक तो पानी कम करो ताकि जर्मिनेट ना करे, ड्राई करो। दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम करो ताकि सीड डोरमेंसी में जा सके, तभी आप उसको स्टोर कर पाओगे, तभी आप उसको स्टोर कर पाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 139। सबसे ओल्डेस्ट लेकिन वाइबल सीड, हमें कुछ सीड मिले हैं जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक हमने स्टोर कर लिया और वो अभी भी वाइबल हैं। तो दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक ल्यूपिनस का दे रखा है, एक फिनिक्स का दे रखा है। बिल्कुल सही बात, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। बट बेटा अच्छा, पहले तो मुझे बताओ ल्यूपिनस मिला कहाँ से था? ल्यूपिनस आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। फिनिक्स आपको किंग्स हेरोल्ड्स प्लेस में मिला था। इन दोनों में से ओल्ड कौन ज्यादा है? ल्यूपिनस। ल्यूपिनस 10,000 साल पुराना है, 10,000 साल तक उसने स्टोर किया और अभी भी वाइबिलिटी शो करता है, ठीक है। और फिनिक्स जो है वो 2000 ईयर्स ओल्ड है। तो ओल्डेस्ट आपके पास ल्यूपिनस हो जाएगा जो आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, आंसर होगा ए, ठीक है। ओल्डेस्ट ल्यूपिनस है। अच्छा, उसके बाद फिनिक्स डेक्टिलीफेरा किसका नाम है? डेट पाम का। ये क्या है? ये और कुछ नहीं, डेट पाम है। तो यहां पर तो इनमें से तो कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 141। अब हम एकदम लास्ट टॉपिक पर आ गए आपके एनसीईआरटी के, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पी। सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 142। एपोमिक्सिस एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं बेटा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही जाता तो सीड फर्टिलाइजेशन से बनता, पर फर्टिलाइजेशन नहीं किया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर फिर भी सीड बन गया। तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो लग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह रहा है, जो लग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह रहा है। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कंफ्यूज कर सकता था आपको, ठीक है। आगे देखो एपोमिक्सिस इनमें से किस में देखने को मिलता है? क्या एग्जांपल देती है एनसीईआरटी? एस्टेरिएसी। कौन सी फैमिली का एग्जांपल देती है? एस्टेरिएसी। एस्टेरिएसी में हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 144। मैंगो की बात हो रही है, आपने देखा था थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मैंगो की, वीट की। इनके अंदर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, इनके अंदर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। मैंगो की अगर अपने बात करें, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, लेकिन एक ओव्यूल में एम्ब्रियोज बहुत ज्यादा है। डिफरेंस देखो बेटा, ओवरीज बहुत ज्यादा नहीं है, ओव्यूल बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक ही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, लेकिन एक ओव्यूल में एम्ब्रियो बहुत ज्यादा है। न्यूसिलस के कुछ सेल एम्ब्रियो सैक में घुस गए, अब वो अलग अलग एम्ब्रियो अपना खुद का डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से पोली एम्ब्रियोनी हो जाती है, मल्टीपल एम्ब्रियोज। उसका एग्जाम्पल मैंगो है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 145। हाइब्रिड का कॉन्स्ट्रेंट क्या है? क्यों हाइब्रिड्स ग्रो करना मुश्किल हो रहा है? क्या फार्मर एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं? ऐसा नहीं है बेटा, फार्मर्स तो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कॉस्टली है। दूसरा, हर साल इन्हें बनाना पड़ता है, हर साल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इनको सो करते हो तो
इनके अंदर गैमेट्स फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में आपको सेम कैरेक्टर मिलते नहीं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है, ये एक दिक्कत है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। हर साल बनाना और कॉस्टली है, ये दोनों दिक्कत है। ठीक है, आंसर होगा बी। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सोइंग सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट? दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आप सो कर पा रहे हाइब्रिड प्लांट्स के सीड्स को? क्या वो सीड्स जर्मिनेट नहीं करते? ऐसा नहीं है। क्या उनकी प्रोजनी अनहेल्दी बनती है? ऐसा नहीं है, बहुत हेल्दी बनती है। जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स बनते हैं वो सेग्रीगेशन से लॉस्ट हो जाएंगे। आपने जो कैरेक्टर्स जोड़े थे नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट में वो खत्म हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए हाइब्रिड को ग्रो करने में दिक्कत है। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। इसीलिए तो एपोमिक्सिस करना चाह रहे हैं। और यहां पर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच। रिवीजन एक और चैप्टर का आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि चैप्टर डन। कमेंट सेक्शन में लिख देना चैप्टर डन, अगर आपने साथ में यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। अगर एक्चुअल ऑनेस्टली सॉल्व किए तो अपने मार्क्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 160 में से कितने क्वेश्चन थे? 146 थे ना? कितना आप लोगों ने स्कोर किया 146 में से, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगली बार हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रिविजन करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, t.me/anandmani001। बाकी सारे पीडीएफ आपको मिल गए। इस क्लास का पीडीएफ भी अभी आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, है ना? चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन के साथ। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th की भी आज ही आपकी रिवीजन हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। यू टू हैव अ ग्रेट डे।